सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोष्टमाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आ जाओ सभी के सभी। आज हम कंपनी लॉ में एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आज हम चैप्टर नंबर 9 को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास होगी बेटा। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, स्लाइड मैप नहीं चल रहा था, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आप लोग आपके डाउट्स पूछ पाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। शैलेश, प्रशांत, हेलो खुशी, गुड आफ्टरनून चांदनी, गुड आफ्टरनून माधवी, हेलो राज, गुड आफ्टरनून विनीत। अच्छा, मेरे सारे के सारे परिंदे मजे में हैं क्या? एक नए चैप्टर की उड़ान भरने के लिए रेडी हो? गुड आफ्टरनून अर्शी, खुशी, उज्जवल, प्रबल, अर्शान, उदिता, गुड आफ्टरनून पंखुड़ी, हेलो प्रियांशी, हेलो उज्जवल। चलो सो लेट अस स्टार्ट कर लिया जाए। सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे इज डन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9, अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। एंड बिलीव मी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इज हियर। एंड साथ ही साथ इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, दिस चैप्टर विल फेच यू मैनी मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो क्या करना है हमें? आपका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में ही लगना चाहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं होना है। टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं? तो इट इज 8 to 9 मार्क्स, क्योंकि अगर पास्ट ट्रेंड देखा जाए तो 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। तो हमें क्लियर हो गया, इस चैप्टर को काफी बेहतरीन तरीके से डिटेलिंग में हमें पढ़ना है एंड यही कि यही रिवाइज हो जाएगा, ये तो हमारे पास ट्रिक है ही। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट्स सी कि क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किधर रखना है? वी विल सी अबाउट द preservation of books of accounts, financial statements and lastly हम नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो बात करती है किसके बारे में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि आखिरकार ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती क्या है, कौन कौन सी कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। बच्चा, चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। इट मीन्स आपकी कंपनी को बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ती होगी, जैसे आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोटबुक्स बनाते हो, नोट्स बनाते हो, वैसे कंपनी को बुक्स बनानी होती है। आज हम पढ़ेंगे कौन सी बुक्स बनानी होती है, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। आखिरकार इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता क्या है? सो वी विल सी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी हैव टू मेंटेन सर्टेन रिकॉर्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बट ये रिकॉर्ड्स किससे रिलेटेड है? तो जरा देखते हैं ये रिकॉर्ड्स किससे रिलेटेड है। सबसे पहला, कितना पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा है, मनी रिसीव्ड, कितना पैसा मिल रहा है, एंड कितना पैसा कंपनी से जा रहा है, इट मींस कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। कहना ही से कितना मनी रिसीव हुआ और कितना मनी एक्सपेंडिचर हो रहा है, यहाँ पर पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। फिर क्या बोला गया है? कंपनी को कितनी सेल्स हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और कंपनी कितनी परचेजेस कर रही है वो भी बता दो। कितना पैसा यहाँ पर आप परचेज करने में लगा रहे हो, कितना परचेज कर रहे हो और कितनी सेल्स हो रही है। ओके मैम। अच्छा, कंपनी की असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है वो भी आपको बता देनी है यहाँ पर। एंड लास्टली, क्या कॉस्ट के आइटम्स है अंडर सेक्शन 148, मतलब कितना कितना खर्चा हो रहा है, आइटम्स ऑफ कॉस्ट बता देना है। इसको याद करने की एक प्यारी सी टेक्निक है हमारी, दैट इज मासी। कैसे भूल सकते हैं हम मासी को? हमारी हमारी माता श्री की बहन, ठीक है, मासी।
वैसे याद करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है मासी। अच्छा, एम से क्या है हमारा? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ए से क्या है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज, बोलो बोलो। एस से क्या है? सेल्स एंड परचेजेस। आई से आइटम्स ऑफ कॉस्ट। ये सभी किस में होता है? ये सभी रिकॉर्ड्स होते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या एक एक बच्चे के दिमाग में गया है? एक एक परिंदों के दिमाग में चला गया ये चीज। अच्छा, सेक्शन कैसे याद करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन क्या है? तो कैसे बोलेंगे? अरे तेरा बुक ऑफ अकाउंट दे। कंपनी को क्या बोलेंगे? तेरा बुक ऑफ अकाउंट दे। तेरा सेक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। वी नो कि डेफिनेशन का सेक्शन होता है सेक्शन 2। ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको डेफिनेशन बोल रही है, तो सेक्शन तो 2 हो गया। क्लॉज क्या हो गई है बेटा यहाँ पर? इसकी क्लॉज हो गई है 13। कैसे याद करोगे? कंपनी तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे, तो तेरा क्या हो गया? इसका सेक्शन हो गया। इतनी हिंदी तो आती है ना हमें, राइट? परफेक्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन लिखो। 2 क्लॉज 13 क्या क्या आएगा? मासी आ गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं यहाँ पर। कैन वी प्रोसीड फर्दर? एकदम चकाचक दिमाग में चला गया। तो क्या हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है? यस 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 एंड बिग यस। एवरी कंपनी हैव टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। और जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स सुनो 2 क्लॉज 13 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ गया है मासी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आ गया? मासी। 2 क्लॉज 13 उसके डेफिनेशन का सेक्शन है साक्षी। ठीक है, डेफिनेशन का सेक्शन है बेटा। दिस वाज अ टेक्निक कि कैसे आपको याद करवाया जाए। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे आपको मेंटेन करना है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में प्रोविजन क्या बात करता है? कौन सा सेक्शन बात करता है? दैट इज सेक्शन 128। फटाफट से अपनी सेक्शन लिस्ट के अंदर लिखो दोनों सेक्शन। 2 क्लॉज 13 जो डेफिनेशन बताता है, 128 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है। कैसे लिखोगे समझना, ये हमारी सेक्शन लिस्ट है। ठीक है, 2 क्लॉज 13 डिफाइन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और सेक्शन 128 बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन। दोनों अलग है। डेफिनेशन 2 क्लॉज 13 में है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? मासी होता है। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, किस जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना है, ये सारी चीजें के बारे में हमारा सेक्शन 128 बताएगा। क्लैरिटी है इस पार्ट में? अच्छा, ये क्या बोलता है सेक्शन 128 कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है? बचपन में पढ़ा है कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, राइट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको मेंटेन करना है अक्रूवल बेसिस पर, और साथ ही साथ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आती है, एंट्रीज करना आती है हमें, राइट? तो कैसे मेंटेन करना है? अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस क्या होता है? नॉट नेसेसरी कैश आया है या नहीं आया, आपने सामान बेच लिए, एक बार पैसा ड्यू हो गया, इट मींस उसके अंदर एंट्री हो जाएगी, दैट इज अक्रूवल बेसिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ कंपनी को, फिर भी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है? यस, बिकॉज द एंट्री इज डन अक्रूवल। ठीक है, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर होता है। अच्छा, कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किधर को रखना है बाबा? कहाँ रखेगी? कंपनी हैव टू कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। किधर रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है। अच्छा, मुझे बताओ ना, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कुछ मैं झूठा मूठा लिख सकती हूँ? क्या कुछ गलत गलत लिख सकती हूँ क्या? मेरी सेल्स हुई 1000 रुपीज की, पर मैं दिखा रही हूँ 5000 रुपीज, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नको बाबा, यहाँ पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसा व्यू दिखना चाहिए? कैसा व्यू दिखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स से? ट्रू
एंड फेयर व्यू। कैसा, बोल के बताओ जरा, ट्रू एंड फेयर व्यू, एकदम ट्रू और एकदम फेयर व्यू दिखना चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपके बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ से हमने 3 चीजें सीखी। कौन कौन सी 3 चीजें सीखी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करोगे? अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम पे। कहाँ रखेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और कैसा व्यू दिखना चाहिए बाबा? ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर। सी, हर क्लास में आपका जोश इतना हाई होना चाहिए कि बस मजा ही आ जाएगा। अगर आप ऐसे डल होकर बैठोगे, मुरझाए हुए होकर बैठोगे ना, तो जितना आ रहा होगा समझ में उतना भी नहीं आएगा। शो सम एक्साइटमेंट, हमें पढ़ना है, आप कुछ नया सीखने आ रहे हो यहाँ पर। हर दिन हर क्लास में आपका लेवल अगर इतना है तो उससे अपग्रेड ही होगा 100%। ये कोर्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। अभी तक जो हमने 8 चैप्टर में पढ़ा, आपको पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी हमें कितनी चीजें पता चलने लगी कंपनी से रिलेटेड। मेमोरेंडम क्या होता है, कंपनी को कैसे बनाते हैं, राइट? तो ये नॉलेज इज पावर एंड इट इज 100% सही। इट मीन्स 101% इट इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जैसा कि हमने देखा, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ रखना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि क्या हम इसे रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और रख सकते हैं क्या? हमें नहीं रखना रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सो कैन अ कंपनी कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी अदर प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस? तो बोला गया हाँ जी, आप रख सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है तो आप किसी और जगह भी रख सकते हो। अच्छा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में मिलकर डिसाइड कर दिया दैट वी डोंट वांट टू कीप आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। हमें कहीं और रखना है। क्या रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कंपनी ने कहीं पर भी रखा है, किसी दूसरी जगह रखा है, तो उसे किसको बताना पड़ेगा? अरे कंपनी में पत्ता भी हिलता है, किसको बताते हैं हम लोग? फटाफट बताओ। पत्ता भी हिलता है तो आरओसी को बता रहे। यहाँ पर तो हमने हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ही बदल डाला। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर नहीं रख रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पता ही चेंज हो गया है, तो आपको 7 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बताना है। बोर्ड ने डिसाइड किया हम प्लेस चेंज करने वाले हैं, सो कंपनी को 7 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बताना है और फॉर्म याद करना है। यस, फॉर्म याद करना है। AOC 5, क्या फॉर्म में? AOC 5 में बताना है। कितने दिनों में बताना है? 7 दिन में बताना है। अच्छा, फिर से बताओ। मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेट्स अज्यूम मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है चित्तौड़गढ़ में, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो यही रखना था कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, लेकिन मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहती हूँ उदयपुर में। क्या मैं रख सकती हूँ? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, जब मैंने इसे सोचा, कंपनी को 7 डेज के अंदर अंदर किसको बताना है? आरओसी को। इन विच फॉर्म? AOC 5 में बताना रहेगा। प्लीज गाइज, आप सेक्शन नंबर के साथ साथ फॉर्म नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, इट विल बी वेरी हैंडी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। अच्छा, क्या कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है? अलग अलग जगह हो सकती है ना। अभी हमारी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमारी कंपनी की ब्रांच ऑफिस हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, उसे ही हम बोलते हैं ब्रांचेस, राइट? अभी समझो, यहां पर अगर मेरी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, अगर तो क्या मेरी ही कंपनी है वो, मेरी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड, इसकी ब्रांचेस है। कहां पर ब्रांचेस है गोलमाल लिमिटेड की? एक ब्रांच है मुंबई में, एक ब्रांच है अहमदाबाद में, और एक ब्रांच है दिल्ली में। सो कहना से ये ब्रांच ऑफिसेस हो गए। क्या इन ब्रांच ऑफिसेस को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है क्या? क्वेश्चन समझा? माय क्वेश्चन इज दैट क्या इन ब्रांच ऑफिस को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है क्या? वो मासी वाला रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है या नहीं करना है? व्हाट डू यू थिंक? और एक ब्रांच हम समझ लेते हैं हमारी सिंगापुर में, राइट? सो इसका आंसर है यस, आपकी ब्रांच ऑफिसेस को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, चाहे आपकी ब्रांच ऑफिस इंडिया में है चाहे आउटसाइड इंडिया है, हमें फर्क पड़ता नहीं है। यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको मेंटेन करना रहेगा एकदम परफेक्ट। ब्रांचेस जो है कंपनी की उसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, इवन आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। क्या ये समझा? अच्छा, ये जो गोलमाल लिमिटेड है ना, समझना,
इसका जो प्रिंसिपल रजिस्टर्ड ऑफिस है हम समझते हैं कहाँ पर है, कोई जगह का नाम बताओ यार, प्यारी सी जगह का नाम बताओ। चलो आगरा ले लेते हैं, ठीक है, हम समझते हैं आगरा में है। तो ये समझना इन सारी ब्रांच ऑफिसेस में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो बना रहे हैं, उनका समराइज्ड वे उन्हें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर सबमिट करना है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, कंपनी की ब्रांचेस हैं, कंपनी के ब्रांच ऑफिस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, बिल्कुल बनाना है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हो वो आपको समराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ भेजना है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजना है क्वार्टरली इंटरवल्स में। क्वार्टरली इंटरवल्स में मतलब कम से कम हर 3 महीने में तो आपको भेजना रहेगा, ठीक है, हर 3 महीने में। क्वार्टरली मतलब समझ आता है ना? क्या ये क्लियर है? मतलब मुंबई अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, अहमदाबाद में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहा है, दिल्ली में भी, सिंगापुर में भी, पर हर 3 महीने में इन्हें अपना समराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ भेजना रहेगा? आगरा में, जो कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं? आई विल डेफिनेटली मार्क ए स्टार, 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 ठीक है, एंड अगेन स्टार। अरे अरे, गलत जगह स्टार लग गया हमारा। परफेक्ट परफेक्ट प्रियांशी, अर्शी, एकदम सही। चलो आगे बढ़ा जाए। प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना है, संभाल कर रखना होगा क्या इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? डेफिनेटली। कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब तक प्रिजर्व करके रखना है? 8 years तक, या फिर जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कोई लेसर पीरियड है तो वो, और कंपनी इन एग्जिस्टेंस। मतलब क्या समझो, मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, तो कब तक प्रिजर्व रहेगा? वो 4 years तक प्रिजर्व रहने वाला है, उसके बाद मैंने मेरी कंपनी बंद कर दी, राइट? सो यहाँ पर एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमिडिएटली प्रिसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर, आपको 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है कम से कम यहाँ पर। अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में है लेस देन 8 years के लिए तो हम वो वाला पीरियड कंसिडर कर देंगे। वो सिर्फ 4 साल के लिए ही एग्जिस्टेंस में है तो पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ से लेकर आएगी? ठीक है, तो या तो 8 years, और अगर कंपनी लेस देन 8 years के लिए एग्जिस्टेंस में, जिस पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में है वहां तक के लिए आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। पर सबसे ऊपर है सीजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अरे वो कंपनी तुम्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 12 साल के लिए प्रिजर्व करके रखने हैं। इन दैट केस कंपनी हैव टू प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 12 years. It means, can I say, if central government has given any direction to a company to preserve its books of accounts for a longer period, in that case company have to preserve the books of accounts for a longer period as prescribed by central government. क्या ये दिमाग में गया? सो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कंपनी को कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन करके रखने हैं। अगर ये केस लॉ क्वेश्चन आता है कि हमारी एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, फलाना ढिमकाना कंपनी, ठीक है, ये हमारी कंपनी है और ये कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया 15 years तक के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करने के लिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? तो आपको बोलना पड़ेगा यस, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ है सीजी ऑर्डर दे सकती है एंड कंपनी हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? अच्छा, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेवारी किसकी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन मेंटेन करेगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हु आर द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जरा देखो। मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके। होल टाइम डायरेक्टर, और कौन सा होल टाइम डायरेक्टर है बच्चा? इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस का इंचार्ज है
वो रिस्पॉन्सिबल होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन कंपनी का जिसे बोर्ड ने ऑथोराइज किया है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता था, कैसे याद करोगे? MD WTD CFO, कैसे? MD WTD CFO, नहीं बोल रहे हो ना? फटाफट बोलो, बोलो, बोलना स्टार्ट करो। कौन रिस्पॉन्सिबल है? MD WTD CFO, WTD इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। ठीक है, MD WTD इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। क्या ये क्लियर है? ये वो पर्सन है हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, MD WTD CFO और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। तो इसमें हो सकता है बोर्ड CS को ऑथोराइज कर दे। ठीक है, कोई भी पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज कर सकते हैं, राइट? अच्छा, जरा देख लेते हैं इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो? क्या क्या आप देख सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? सो यस, इफ यू आर अ डायरेक्टर, बहुत ध्यान से सुनना ये पॉइंट्स, अगर आप डायरेक्टर हो तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टर खुद ना आके अपने किसी एजेंट को भेजना चाहता है, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? यस, अगर डायरेक्टर खुद ना आके अपने एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहता है, कर सकता है, बट द कंडीशन इज उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी दैट वी आर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर द डायरेक्टर। हम सिर्फ डायरेक्टर को देने के लिए ही ये इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। कब आप इंस्पेक्ट कर सकते हो? ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स बिटवीन 9 AM to 6 PM, रात में 3 बजे। ऐसा नहीं बोलो अरे वो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कराओ, ऐसे नहीं करना है। सो इंस्पेक्शन डायरेक्टर्स कर सकता है, उसका कोई भी एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ओके, क्या ये अथॉरिटीज कर सकती है? ROC, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जिसको अपॉइंट किया इन अथॉरिटी ने, यस, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ऑडिटर इंस्पेक्ट कर सकता है। ऑडिटर का तो काम ही वेरीफाई करना होता है। ऑडिटर के पास पूरी पूरी राइट्स है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। अच्छा, क्या कोई मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है? क्या तुम मेंबर हो मेरी गोलमाल कंपनी में, क्या तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो? जनरल आंसर इज नो, मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। बट अगर वो मेंबर को ऑथोराइज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी की जनरल मीटिंग में, तो फिर वो इंस्पेक्ट कर सकता है। सो मेंबर्स नहीं कर सकते, बट इफ दे आर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग, तो वो ऐसा इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। प्रियांशी को याद है जो हमने लास्ट टाइम निमोनिक बताया था इसके लिए, दैट वाज मर्द। ठीक है, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? MARD। ठीक है, ये निमोनिक्स। आई एम ग्लैड प्रियांशी की आपको याद है, लास्ट क्लास का भूले नहीं हो जो भी पढ़ा था। ग्रेट। तो M से क्या है? मेंबर्स, लेकिन वो ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स होने चाहिए। A से क्या है? ऑडिटर्स कर सकता है। R से ROC, सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड D से डायरेक्टर या उसका कोई भी एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। क्या ये याद रहेगा हमें? मासी 2 क्लॉज 13 का इसका मर्द। ठीक है, डन है। देखो, अगर आपने किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन मतलब वो प्रोविजन नहीं माना है, इन दैट केस आपके ऊपर फाइन लगेगा। कितना? कम से कम 50,000 रुपीज, जो कि एक्सटेंड होके कितना हो सकता है? 5 लाख रुपीज। इजी है याद करना, डेफिनेटली याद कर सकते हो। अभी इफ यू हैव क्वेश्चन इन योर माइंड कि कॉन्ट्रावेंशन क्या किया है दीदी? अच्छा, कॉन्ट्रावेंशन ये किया कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कई और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, बट आपने ROC को बताया ही नहीं है 7 दिन में, तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया। या फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो मेंटेन नहीं कर रहा है, या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व ही नहीं किया, ये भी कॉन्ट्रावेंशन हो गया। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पर अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन नहीं किया, ये भी कॉन्ट्रावेंशन हो गया। मीन्स अगर आप सेक्शन 128 की बातें नहीं मान रहे हो, तो ये कुछ पेनल्टी है जो आपके ऊपर लगेगी। क्लियर है?
अच्छा, अभी बहुत ही लाइटर नोट पे एक टॉपिक है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ही जमाना है, सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिजिकल फॉर्म में रखो। आप डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो। तो बहुत ही लाइटर नोट पे हम इसे पढ़ने वाले हैं। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे रिलेवेंट पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो और हर टाइम एक्सेसिबल होंगे इंडिया में। उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, आप उसे एक्सेस कर सकते हो। हर एक कंपनी जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उसे एक ऐसा फीचर यूज करना है जिसमें होगा रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है? कौन सा ट्रांजेक्शन कब एंटर हुआ, किस टाइम पर एंटर हुआ, किसने एंटर किया है, अगर उस ट्रांजेक्शन में कोई चेंज आया है तो किसने चेंज किया है, ये हर चीज होनी चाहिए। सी, अब आप इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, लॉजिकली समझो इस चीज को। कोई भी पर्सन उसे मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी पर्सन उसे चेंज कर सकता है। अभी कौन कर रहा है, कैसे पता चलेगा? एंड दैट इज वाई बोला गया यू हैव टू यूज दैट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर हो। ऑडिट ट्रेल बेसिकली बताता है किसने ये एंट्री डाली है, किसने इंसर्ट करी है, किसने चेंज किया है, किस टाइम पर एंट्री डाली है। तो आपको ऐसा फीचर यूज करना है हर ट्रांजेक्शन के लिए। नेक्स्ट, ये जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में होने वाली है, जो भी डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन हो, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड। मतलब इस तरह से डिस्प्लेड करो सो दैट सब समझ पाए। ये लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए, विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, क्लियर होनी चाहिए, लोग उसे समझ पाए। ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। किस चीज का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए? अभी आपने सोच तो लिया दैट यू आर गोइंग टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट आपके पास प्रॉपर सिस्टम ही नहीं। स्टोरेज का, कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हो, कहाँ डिस्प्ले होने वाला है, दैट इज व्हाट इज वेरी नेसेसरी। यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ, यू शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। स्टोरेज मतलब प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। अगर वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उसे आप फिर से कैसे रिट्रीव करोगे, ठीक है, फिर से कैसे वापस लेकर आओगे, दैट इज रिट्रीवल होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट निकाल सकते हो एंड हाउ द डेटा वुड बी डिस्प्लेड, इसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ब्रांच ऑफिस से आई है वो आपको किसी भी वे में ऑल्टर नहीं करनी। भी नो कि ब्रांच ऑफिस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रजिस्टर्ड ऑफिस में क्वार्टरली, दैट इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा, कंपनी हैव टू इंटीमेट टू आरओसी। कंपनी को यहाँ पर भी आरओसी को एनुअल बेसिस पर क्या बताना है? एट द टाइमिंग ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी कंपनी आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी, उसे एनुअल बेसिस पर कुछ चीजें बतानी रहेगी। द फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, दैट आपको कौन सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है। अच्छा, उन सर्विस प्रोवाइडर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बता दो। ये सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन क्या है, किस लोकेशन से वो आपको सर्विस दे रहा है, सो यू शुड नो द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी इज गोइंग टू सबमिट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई बुक्स एंड पेपर्स जो है क्लाउड पर मेंटेन्ड है तो उसका एड्रेस भी बता दो जो सर्विस प्रोवाइडर ने बताया है। एम आई वेरी क्लियर? फिर से देखेंगे, पूरी चीज देखेंगे, कुछ भी इसमें बहुत हार्ड नहीं है, राइट। सबसे पहला, क्या कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, इट इज परमिटेड। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना सकते हो, इंडिया में भी परमिसिबल है यहाँ पर। अच्छा, जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रही है उसे एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें क्या हो, हमारा ऑडिट ट्रेल हो। सबसे पहले ई मोड में बना सकते हो, आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल हो, सो दैट आपको पता चल जाए यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, डिस्प्ले एकदम प्रॉपरली होनी चाहिए। सो डिस्प्ले किस फॉर्म में होनी चाहिए? लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए, प्रॉपर। कैसा सिस्टम होना चाहिए?
यहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए, किस चीज का? स्टोरेज का, ओके, रिट्रीवल का, डिस्प्ले का और प्रिंट आउट का। ये सिस्टम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो भी इंफॉर्मेशन ब्रांच ऑफिस से मिल रही है उसको अल्टर नहीं करना है। जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है आरओसी के साथ, उसे एनुअल बेसिस पर बताना है। क्या बताना है? सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका लोकेशन क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, अगर ये सारी डिटेल्स क्लाउड पर मेंटेन है तो उसका एड्रेस बताओ एज पर द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या यहां तक डन है? डू वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? आई थिंक अब तो मजा आ रही होगी। सी, ये कॉस्ट के आइटम्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ। मैम इफ कंपनी डिसॉल्व बिफोर 8 years में, यस यस गौरव, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो वही पहले मानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या लगता है बच्चा लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आने वाली? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताओ जरा, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आएगा? मैम एक तो बैलेंस शीट आएगी, जिसको हम मैच ही करते रह जाते थे बचपन में, कब सेम अमाउंट आएगा, है ना? तो एक तो बैलेंस शीट होगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा यहाँ पर। अगर आपका एनजीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगी, पढ़ा है बचपन में ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगी, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड लास्टली कोई अगर एक्सप्लेनेटरी नोट आपने अटैच किया है वो भी आ जाएगा। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आप इंक्लूड करते हो। सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 40, फटाफट ये सेक्शन लिस्ट में लिखना है आप लोगों को, ठीक है? 2 क्लॉज 40 क्या है आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कैसे याद करोगे बताओ? एफ से 40, एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस यस, ऐसे ही तरीकों से याद हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, जितने पागल पागल तरीके से याद कर सकते हो करो, ठीक है? एफ से 40, एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 क्लॉज 40 किसके बारे में बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। क्या क्या है? बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। ये 5 चीजें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन। 2 क्लॉज 40 कितनी चीजें आती है? 5 आती है। बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। डन है? यहाँ पर कौन सा बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में? क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी व्यू कैसा होना चाहिए बच्चा लोग? ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। कैसा व्यू दिखना चाहिए? यहाँ से ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिटेल्स इंसर्ट कर रहे हो इट शुड बी ट्रू, एकदम सही होना चाहिए, एकदम फेयर व्यू दिखाना चाहिए वो कंपनी के बिजनेस का, कंपनी के अफेयर्स का। यहाँ पर आखिरकार इस ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है मैम? हमें टॉपिक तो समझ आ गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन कैसा, कैसे पता चलेगा? तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 129 आपको बताता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या। सी बेटा, समझो एक चीज को, बुक्स ऑफ अकाउंट को डिफाइन करता है सेक्शन कौन सा है? 2 क्लॉज 13, प्रोविजन है सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो डेफिनेशन बताता है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 40, राइट? एंड जो प्रोविजन बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें, दैट इज सेक्शन 129। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। सो सेक्शन 129 क्या बोलता है यहाँ पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है जो ट्रू एंड फेयर व्यू बताए, विच मीन्स कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कैसी होनी चाहिए? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो हमें एक चीज समझ आ गई, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी इट शुड बी एज पर शेड्यूल 3। अच्छा, हालांकि बोला गया है ये जो कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी, या ऐसी कंपनी जिसको किसने स्पेसिफाई किया है? गवर्नमेंट ने, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया? आपकी अगर इंश्योरेंस कंपनी है,
बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी या अदर क्लास ऑफ कंपनी जो कि स्पेसिफाई किया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस फॉर्म में बनाएगी जो कि उनका स्पेशल एक्ट है। इट मीन्स शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, ठीक है, शेड्यूल 3 के अंदर नहीं बनाना है, उनके स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। याद है हमने बचपन में बिक्स भी पढ़ा था, अरे CSXD का बचपन, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, तो इन तीनों कंपनी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने, बट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी कि शेड्यूल 3 में बनाए। उन्हें किस अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, जो उनके स्पेशल एक्ट में बोल रखा है, इन द फॉर्म जो कि स्पेसिफाई किया है अंडर देयर स्पेशल एक्ट, ठीक है। अच्छा, हर एक AGM में आपको कंपनी को क्या करना है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करना है, यानी कि शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। सो एट एवरी AGM आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताने होते हैं। व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स, कौन बता सकता है मुझे? सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेगा, ओके। उसके बाद शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। बिग को नहीं बनाना है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, इनका जो स्पेसिफाइड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। हर एक AGM में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करना होता है, विच मीन्स प्रेजेंट करना होता है। एम आई क्लियर? क्या सेक्शन लिखा, क्या सेक्शन लिखा हमने बेटा? नेक्स्ट है हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे क्या होता है, कुछ आइडिया? फर्स्ट इज राज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। जब भी एक कंपनी की एक या उससे ज्यादा सब्सिडरीज होती है तो वो कंपनी बाकी सारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है, दैट इज कंसोलिडेटेड। मैं सिर्फ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रही हूँ, मेरी जो सब्सिडरीज है उसका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं बना रही हूँ, ठीक है। अरे वाह वाह, आज ही पढ़ा था, ग्रेट हो गया यार ये तो एक कंपनी है A, उसकी कोई सब्सिडरी है, लेट्स अज्यूम B है, C है, D है, तो A अपना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, साथ ही साथ अपनी सब्सिडरीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलकर बनाएगी, कंसोलिडेट करेगी, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी एक कंपनी का एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी हो या फिर एसोसिएट भी हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी सब्सिडरी, अगर एसोसिएट भी हो तो उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एडिशनली में उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी एक चीज आती है, दैट इज मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अगर कोई कंपनी सेक्शन 129 को कंप्लाई कर रही है, कोई भी कंपनी सेक्शन 129 को कंप्लाई कर रही है, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, तो उसे अलग से कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड एक पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट बोलता है कि अगर आप सेक्शन 129 को कंप्लाई कर रहे हो तो आपको कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स मेरी एक कंपनी है, मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मेरी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब क्या, पूरा का पूरा उसका शेयर्स किसके हाथ में है, मेरे हाथ में रहेगा। तो अब इस होली ओन्ड सब्सिडरी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने। ये होल्डिंग कंपनी है, मेरी एक होली ओन सब्सिडरी है जिसका 100% वोटिंग पावर मेरे ही हाथ में है, राइट। तो अब बोला गया है अगर आप सेक्शन 129 को कंप्लाई कर रहे हो तो होली ओन्ड सब्सिडरी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? परफेक्ट। अच्छा, अगर आपकी कोई पार्टली ओन्ड सब्सिडरी भी है, मतलब जरूरी नहीं है होली हो, पार्टली सब सिर्फ नॉर्मल सब्सिडरी है जिसमें हो सकता है आपने कितना होल्ड कर रखा हो, 70% ऑफ वोटिंग राइट्स, तो भी इस सब्सिडरी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना रहेगा। पर क्या बोला गया है, यू हैव टू
टेक द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स, दूसरे लोगों की कंसेंट ले लो, जो बाकी के मेंबर्स है ना उनकी कंसेंट ले लो। अभी 70% होल्डिंग कंपनी के पास है, इट मीन्स यहाँ पे 30% तो किसी और के पास होने वाला है। इनकी कंसेंट ले लो कि हमें नहीं बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्होंने कंसेंट दे दी, देन इन दैट केस सब्सिडरी नीड नॉट टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट? अच्छा, अभी पढ़ो, अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी भी है और उसने कंसेंट ले ली बाकी मेंबर्स की, तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना रहेगा। दूसरा बोला गया है, ऐसी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, ना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इंडिया में, ना आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, और ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, मतलब आगे लिस्ट भी नहीं होगी, तो उस केस में उस कंपनी को भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसकी किसी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने आरओसी को फाइलिंग कर दी है, मतलब क्या है इसका, सुनना अच्छे से, एग्जाम्पल के थ्रू समझना इस चीज को। ये एक होल्डिंग कंपनी है, क्या इसकी सब्सिडरीज हो सकती है? यस, इसकी सब्सिडरी 1 है, इसके आगे सब्सिडरी है सब्सिडरी 2। क्या ये क्लियर है? होल्डिंग की सब्सिडरी सब्सिडरी 1, इसकी सब्सिडरी सब्सिडरी 2। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ये चार्ट हमें समझ आ गया। ये पॉइंट क्या बोलता था, अगर आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने या उसकी किसी इंटरमीडिएट होल्डिंग ने आरओसी के पास फाइलिंग करी है तो आपको फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स दो केसेस है, अगर इस होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आरओसी के पास फाइल कर दिए तो इन्हें बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्या ये समझ में आ गया? दूसरा केस है अल्टीमेट होल्डिंग, तो हमें समझ आ गया। इंटरमीडिएट वाला क्या पॉइंट बोला है? पहला केस, अगर आपकी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने कहने से ये मेरी S1 इंटरमीडिएट हो गई है S2 के लिए, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने भी फाइल कर दिया है आरओसी के पास, तो होल्डिंग कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही S2 को बनाने की जरूरत रहेगी। तो या तो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने फाइल कर दिया या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने फाइल कर दिया है। पहली चीज है आप लोगों के लिए, इसे तीनों को रीड करो, पहले एक बार अच्छे से रीड करो। तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फिर आई विल लेट यू नो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। वी विल सी अ क्वेश्चन। क्या ये डन है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन का बताऊं एक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊं, इट शुड मीट ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है? बेटा बैलेंस शीट बनती है ना तो उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट होता है, एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ऑडिट ट्रेल बताया ना, सोल एडिट, कब कौन सा ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, कौन उसे चेंज कर रहा है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही बनते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, पहले वी विल सी दैट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर ऑल ऑफ यू, तो प्लीज कान खोलकर सुनना, है ना। द क्वेश्चन इज, Reels India Limited is a wholly owned subsidiary of Wheels India Limited। मतलब हमें समझ आ गया मैम, ये जो Reels India Limited है ये किसकी होली ओन सब्सिडरी है? Wheels India Limited की। डन है यहां तक? ठीक है, ओके।
द ऑडिटर ऑफ व्हील्स इंडिया लिमिटेड, जो ऑडिटर है व्हील्स इंडिया लिमिटेड का, उसने हैज इंटीमेटेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट द कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट if the provisions of section 129 companies act 2013 are complied with. as a cs आपको कमेंट करना है. अच्छा, ये समझ आ गया ना. ये तो हो गई होल्डिंग, और ये क्या हो गई, होली ओन्ड सब्सिडरी हो गई है. अभी अभी क्या बोला जा रहा है, ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं गिवन है वी विल अज्यूम किसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है. वो अलग से दे रखा होगा तो हमें माइंड चलाना है, अदरवाइज हम ऐसा अज्यूम करेंगे बाकी की कंडीशंस फुलफिल हो रही है. तो यहाँ पर व्हील्स इंडिया लिमिटेड का जो ऑडिटर है उन्होंने क्या एडवाइस दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आपकी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो कंप्लाई कर रही है. तो व्हाट विल बी योर आंसर, एक बार बताओ जरा, आपका आंसर क्या होगा, क्या कंडीशन लगाओगे? क्या ऑडिटर सही बोल रहा है? क्या ऑडिटर सही बोल रहा है? परफेक्ट सुभाषीष, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा, यही आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग, वेरी गुड. क्या है यहाँ पर, यस ऑडिटर का कॉन्टेंशन सही है, ऑडिटर सही है, बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा अदर मेंबर्स का, अप्रूवल लेना पड़ेगा अदर मेंबर्स का राइटिंग में. ठीक है, साथ ही साथ हमने पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, बट मेक श्योर हम लोग प्रोविजंस भी एक्सप्लेन करेंगे. प्रोविजन में हम तीनों चीजें बताएंगे, अगर वो सब्सिडरी है या पार्शियली ओन सब्सिडरी है, बाकी मेंबर्स का कंसेंट ले लो राइटिंग में, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, या तो उसकी होल्डिंग और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिए. ये तीनों कंडीशन आपको बतानी होगी प्रोविजन में. एंड फाइनली आप बोलोगे ऑडिटर सही है यहाँ पर, बस उसे अप्रूवल लेना है बाकी मेंबर्स का राइटिंग में. परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड. ज्योति, भूमि, चेतना, निशांत, नेहा, मुस्कान, वेरी गुड गाइस. आई एम ग्लैड कि आपने इसे आंसर किया है. अच्छा, अभी देख लेते हैं सेक्शन 129. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे थे. एक और चीज आती है यहाँ पर, दैट इज पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका सेक्शन है हमारा सेक्शन 129A. सी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को बोलता है ऐसा कि आपको क्या करना है, आपको पीरियोडिकल बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना है और उसे प्रिपेयर करना है. पीरियोडिकल बेसिस क्या हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है. बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ पीरियड बता देता है कि इस पीरियड के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है. किसी बताता है वो, अनलिस्टेड कंपनीज को बताता है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका, वो कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को बोलेगा टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन पीरियोडिकल बेसिस. आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले लेना है, ऑडिट करवाना है ऑब्वियसली उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, पता चले आपने कुछ गलत गलत नहीं लिखा हो. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना है और उसकी एक कॉपी किसके पास फाइल करनी है, आरओसी के पास फाइल करनी है विद इन 30 डेज. आप प्रिपेयर करोगे, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल अ कॉपी विथ आरओसी. ठीक है, अप्रूवल दोनों में लेना पड़ेगा आर्यन. ठीक है, रुको रुको, वेदर यू आर अ होली ओन्ड सब्सिडरी, वेदर यू आर अ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर. आपको अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा. पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर है? मैं अप्रूवल वाला फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. सेक्शन 129A बात करता है पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज बताएगा जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियोडिकल बेसिस पे बताना है, उनका ऑडिट करवाना रहेगा एंड आरओसी के पास फाइल करना है. कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर फाइल करना रहेगा.
एम आई क्लियर? हाँ बेटा, चलो। अच्छा, इसमें अगर किसी को डाउट है तो ध्यान रखना, चाहे आप होली ओन सब्सिडरी हो चाहे पार्शियली ओन्ड हो, यू हैव टू टेक कंसेंट इन राइटिंग बाय अदर मेंबर्स, दोनों के लिए है, चाहे होली ओन्ड हो चाहे पार्शियली ओन्ड हो यहाँ पर, ठीक है? दोनों के लिए आपको बाकी मेंबर्स का कंसेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है? इफ S1 हैव, बेटा S1 तो एक कंपनी ऐसी है जो सबमिट करेगी, अगर होल्डिंग कंपनी है फिर S1 है फिर S2 है, सो इफ एट ऑल अगर S1 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर रही है S2 के और होल्डिंग के, राइट, तो होल्डिंग कंपनी को सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करके, ठीक है? ये तीनों ही पॉइंट मैं फिर से समझा देती हूँ जिसको भी डाउट है यहाँ पर, अगर आपके कंपनी होली ओन सब्सिडरी है या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है, आपको ज़रूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की, इफ एट ऑल राइटिंग में कंसेंट ले लिया, आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ना ही इंडिया में ना ही इंडिया के बाहर, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए कि हम अभी स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट होने जा रहे हैं, इन द प्रोसेस भी नहीं होना चाहिए। थर्ड, अगर आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने आरओसी के पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया है तो अब आपको जरूरत नहीं होगी। क्लियर हो गया है अभी? अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सितारे लगा दे। ओके गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का साइनिंग देख लेते हैं एक बारी जरा, कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पर साइन करेगा, आखिरकार किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने के लिए? सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन को किसने ऑथोराइज किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज किया है, चेयरपर्सन इसको ऑथोराइज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, अगर नहीं तो और टू डायरेक्टर्स, जिनमें से एटलीस्ट एक पर्सन कैसा होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, टू डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शेल बी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये समझ आ गया? और कहाँ लग रहा है? चेयरपर्सन अगर बोर्ड ने ऑथोराइज किया है तो, या फिर टू डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शेल बी मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके मैम, प्लस और साथ में किसकी साइनिंग चाहिए? प्लस है, यानी कि इनकी तो चाहिए ही चाहिए। सीईओ अगर वो डायरेक्टर है तो, प्लस सीएफओ, प्लस अगर आपकी कंपनी में सीएस है तो सीएस, इनका साइनिंग चाहिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये ऊपर जा रहा है या ऊपर से जा रहा है? क्या दिमाग में जा रहा है ये पॉइंट? थोड़ा थोड़ा जा रहा है कि पूरा पूरा जा रहा है? समझे ना बात को? कौन साइन करेगा? इफ द चेयरपर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड है वो, या फिर टू डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शेल बी एमडी, प्लस साथ में कौन करेगा? प्लस है, ये एंड है, ठीक है, एंड है हमारा, यहाँ पे ध्यान रखना। सीईओ अगर वो डायरेक्टर है तो, प्लस सीएफओ, प्लस सीएस अगर आपकी कंपनी में सीएस है, नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी में हो, तो ये क्या करेंगे? साइनिंग करेंगे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है? अभी समझ आ गया? एक बार और एक्सप्लेन करने के बाद, कौन साइनिंग करेगा? चेयरपर्सन अगर वो ऑथोराइज दे तो, नहीं तो टू डायरेक्टर्स करेंगे साइन, जिसमें से एक पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। और कौन साइन करेगा? सीईओ का साइन होगा इफ सीईओ इज द डायरेक्टर, सीएफओ का साइन होगा, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो उनका भी साइन होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है? अभी अभी दिमाग में चला गया है? अच्छा,
अगर हमारी 1 पर्सन कंपनी है, इस 1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, सो इट इज़ ओके अगर वो एक ही डायरेक्टर उसे साइन कर देता है तो, क्योंकि ओपीसी में हम बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं बताएंगे, ओपीसी का बिजनेस ही बहुत कम होता है, हम उनमें रिलैक्सेशन देंगे। इट इज़ ओके अगर 1 डायरेक्टर साइन करता है तो। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप भेजते हो तो उसके साथ साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी अटैच करनी है और एक बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच करनी रहेगी। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकेली नहीं जाती, ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच करो और बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच करोगे। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये साइन करने से पहले किससे अप्रूव करवाओगे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव कराओगे। आपकी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यू शुड अप्रूव इट, यू शुड गेट इट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला हाँ अप्रूव कर दिया, उसके बाद हम साइन करेंगे। क्या ये क्लियर है? प्रोसेस समझ आ रहा है? चलिए चलिए आगे बढ़े। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर भी आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, दैट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो कि इंचार्ज ऑफ फाइनेंस है, CFO, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, या इन सब की एब्सेंस में ऑल द डायरेक्टर्स जो भी मेंशन्ड है। क्या ये समझा? क्या ये सेम लग रहा है? MD, WTD, CFO, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, और अगर ये लोग नहीं है तो सारे के सारे पर्सन्स और डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी यही था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या था? MD, WTD, CFO और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? MD, WTD, CFO, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, या फिर ये लोग नहीं है, इनके एब्सेंस में ऑल द अदर डायरेक्टर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसका एक पास्ट ईयर क्वेश्चन बताऊं, इसका एक पास्ट ईयर क्वेश्चन बताऊं। तो इसका जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके ICSI के CS एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, दैट वाज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कमेंट। समझ आया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछा गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ensuring द compliance ऑफ सेक्शन 129 कमेंट। इसमें क्या लिखोगे आप, मुझे ये जानना है, क्या लिखते हैं अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो? समझो, CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सब साथ में रिस्पॉन्सिबल है। दे ऑल आर एंटायरली रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो यू हैव टू मेंशन कि MD होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO, और अगर वो नहीं है तो कोई और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, ये सभी साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉट ओनली, नॉट सोलली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। समझे? सिर्फ CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते हो, सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड यही पर ही ICSI आपके दिमाग के साथ गेम खेलता है, और हमें लगता है हमने तो सब सही लिखा, मार्क्स ऐसे ही कट हो गए हमारे। समझ आ रही है चीजें? दिमाग में गया पूरा पूरा? चले चले चले। अच्छा, पर्सन हमें समझ आ गया। अगर इन्होंने नॉन कंप्लाइंस किया तो क्या पेनल्टी है? फाइन सेम है, 50,000 मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख, या फिर बोथ, या तो इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाएगा आपको, साथ में फाइन भी मिल जाएगा। इम्प्रिजनमेंट कितना है? 1 साल तक जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, या फिर फाइन लग जाएगा, या हो सकता है दोनों मिल जाए कॉम्बो ऑफर में। ठीक है, ओके मैं परिंदो।
नेक्स्ट है हमारा राइट टू गेट कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लगता है ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज मेंबर्स को भी मिलनी चाहिए क्या? मेंबर्स को भी पता होना चाहिए क्या? सेक्शन 136 नोट डाउन करो अपनी सेक्शन लिस्ट में। सेक्शन 136 बोलता है यस इन मेंबर्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ किसी भी एक कंपनी का एक शेयर ले लो, ज्यादा नहीं, एक शेयर ले लो, सो दैट तुम्हें पता चलता रहेगा। एजीएम का नोटिस आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगी तुम्हारे पास, तुम्हें सब चीज का नॉलेज होगा कि एक्चुअल में कंपनीज ऐसे सेंड करती है। इट इज ऑल प्रैक्टिकल जो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजीएम से। अच्छा मुझे बताना एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले भेजते हैं हम लोग? एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले भेजते हैं? अपने छोटे से दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के बताऊं। 21 डेज पहले, राइट? तो यहाँ पर एजीएम हो रही है, एजीएम से एटलीस्ट 21 डेज पहले कंपनी को क्या भेजना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेजने रहेंगे। एटलीस्ट 21 डेज पहले सारे मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को आपको क्या भेजना है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजने रहेंगे। अच्छा सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें नोटिस का पीरियड क्या होता था एजीएम में? 14 डेज होता था, 21 नहीं होता था, है ना? तो यहाँ पर अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 डेज पहले आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भेजनी रहेगी। एकदम मस्त बताया, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो वही बोला गया है मेंबर्स को कब कॉपी भेजेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? 21 डेज पहले भेजेंगे। इफ इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज पहले भेजेंगे। अच्छा मेरा क्वेश्चन आता है क्या मैं 21 दिन से पहले भेज सकती हूँ? विच मीन्स क्या मैं 7 डेज पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकती हूँ? क्या मैं 3 दिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकती हूँ क्या? एजीएम से जस्ट 3 दिन पहले या एजीएम से जस्ट 7 दिन पहले आप ऐसा कर सकते हो। शॉर्टर पीरियड अलाउ होता है, ठीक है, शॉर्टर पीरियड दैन 21 डेज अलाउड होता है, बट देर इज सम कंडीशन। ये दोनों कंडीशन क्या है हम पार्ट बी में डिटेल में पढ़ेंगे, जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में। तो अभी अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, बस एक बार देख लो, अभी याद मत करो, अच्छे से याद करेंगे हम पार्ट बी में इन द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग। बट यस शॉर्टर नोटिस पे आप शॉर्टर पीरियड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकते हो। यस चेतना बिल्कुल मिलेगा, 101% मिलेगा। अच्छा ये जो लिस्टेड कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन्हें बोला गया आपके तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा? आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी और ऑडिट रिपोर्ट को रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख देना है एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। मीटिंग हो रही है उससे एटलीस्ट 21 दिन पहले आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख दो, सो दैट मेंबर्स आके उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक एक मेंबर को भेजो, तो आप इंस्पेक्ट करने के लिए रख दोगे। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट होगी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेलिएंट फीचर्स होंगे, वो आपको मेंबर्स को भेजना है। सी बहुत बड़ी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई नहीं पढ़ पाता है, राइट? तो आपको एक सेलिएंट फीचर्स वाली चीज भेजनी है जिसमें मेन मेन फीचर्स हो जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसका फॉर्म क्या है? फॉर्म AOC 3। वो मीटिंग से एटलीस्ट 21 डेज पहले आपको सभी मेंबर्स को भेजनी है। इट मीन्स पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेजना है, स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स भेजना रहेगा, ठीक है। अगर कोई मेंबर बोलता है, कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है एकदम ही नालायक मेंबर कि नहीं मुझे तो पूरा फुल कॉपी चाहिए, सो इन दैट केस कंपनी हैव टू सेंड द फुल कॉपी। क्या दिमाग में गया? अच्छा एक बार ये पॉइंट पढ़ो, ठीक है। आई विल बी बैक इन अ मिनट, बस मैं पानी पी लेती हूँ।
यस यस यस, डन हुआ, पढ़ लिया। चलो, क्या बोलता है फोर्थ पॉइंट, अगर सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज है और बाकी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है, साथ ही साथ आपका जो टर्नओवर है वो भी 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो फाइनेंशियल्स को कैसे भेज सकती हैं? वी नो आजकल शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस ईमेल आईडी पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर आज मैं शेयर होल्डर हूँ रिलायंस की, राइट, मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, मेरे शेयर्स डीमेट फॉर्म में है, तो मुझे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ आएगा? मेरी ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा, राइट। अच्छा, ऐसे मेंबर्स है जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में शेयर्स ले रखे हैं बट उन्होंने राइटिंग में कंसेंट दे दिया है कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकते हो, उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएगा। एंड लास्टली, बाकी मेंबर्स को आप फिजिकल फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे। क्या ये फिगर्स याद हुए? सारी की सारी लिस्टेड कंपनी, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ है, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है एंड साथ में टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दो डीमेट शेयर अकाउंट होल्डर को, फिजिकल फॉर्म में ले रखा है पर उन्होंने कंसेंट दे दिया तो ईमेल आईडी पर भेज दो, और बाकी मेंबर्स को फिजिकल फॉर्म में भेजेंगे जो भी उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है। सेक्शन 136 क्या बोलता है? राइट टू गेट कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर एक मेंबर के पास राइट है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज ले सकता है, देख सकता है। अरे जिस कंपनी की मैं शेयर होल्डर हूँ, मेंबर हूँ, ओनर हूँ, आई हैव फुल राइट टू सी कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, क्या चल रहा है। एजीएम से पहले मुझे पता चल जाना चाहिए, सो दैट अगर मैं एजीएम में हूँ तो मैं पूछ सकती हूँ कंपनी से कि ऐसा क्यों हो रहा, क्यों इतना लॉस हो रहा है, आप मुझे बताओ ना। सो आई कैन टोटली आस्क। नहीं, फिजिकल फॉर्म में तब आएगी अगर आपने फिजिकल शेयर्स होल्ड कर रखे गौरव, तभी फिजिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। और आपने राइटिंग में कंसेंट नहीं दिया, आपने मना कर दिया, नहीं हमें तो फिजिकल फॉर्म में ही चाहिए, राइट। अच्छा, अभी एक नई चीज आप देखने वाले हो मेरे साथ, विच इज आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना पड़ेगा XBRL फॉर्म में। ये क्या होता है? तो पहले हम इसके फुल फॉर्म देखने वाले हैं, विच इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इस फॉर्म में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म क्या है? XBRL, विच इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अच्छा, मुझे जरा बताओ, ये EX है ना, सही कर देती हूं मैं, रुको। अच्छा, एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है? बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म में, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है और उसकी फाइलिंग करनी है। अभी यू आर गोइंग टू टेल मी माय परिंदो कि कौन सी कंपनी को बहुत ही लार्ज फॉर्मेट में, बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा? बड़ी बड़ी कंपनीज को या छोटी छोटी कंपनीज को? थोड़ा दिमाग लगाकर बताना, राइट। परफेक्ट, वेरी गुड पीयूष, प्रियांशी, आयशा, लक्ष्य। चेतना कंपलसरी नहीं होता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेंबर कि उन्हें जाना है या नहीं जाना है। और आजकल तो एजीएम भी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। ठीक है, ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने का एक अलग सा सॉफ्टवेयर है, एक अलग फॉर्म में फाइल करना होता है, दैट इज XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, राइट। परफेक्ट, बिग बिग कंपनीज, प्रियांशी, पीयूष, अलवीना, चांदनी, भूमि, एकदम सही। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उन्हें ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे फाइल करना होगा? XBRL फॉर्म में फाइल करना रहेगा। अच्छा, XBRL फॉर्म में फाइल करना रहेगा। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, अभी हम समझेंगे कि कौन सी कंपनीज को XBRL फॉर्म में फाइलिंग करनी है। सो अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है
या उसकी कोई लिस्टेड कंपनी की इंडिया में सब्सिडरी है तो उसे भी फाइलिंग कैसे करनी है, XBRL फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर फाइल करना है, राइट। अच्छा, आपकी ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे XBRL फॉर्म में बनाना है। आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर ऐसी कंपनी जिसे फाइनेंशियल्स कैसे बनाने हैं, एज पर इंड एएस के अंदर हिसाब से बनाने हैं। तो उन सभी कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाना है, XBRL फॉर्म में बनाना रहेगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फटाफट रीड करोगे, यही लर्न करोगे और मुझे लाइव चैट में लिखकर बताओ एक ही साथ चारों कंडीशंस। यस। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही बच्चे आंसर करते हैं ना लाइव चैट में, बाकी इतने एफर्ट्स लेते ही नहीं, हमें एफर्ट्स लेने का ही नहीं है। XBRL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी कौन कौन सी कंपनीज को, चलो बोलो। ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है और उनकी कोई इंडियन सब्सिडरी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या जिससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, और ऐसी कंपनी जो इंड एएस फॉलो कर रही है, दे हैव टू कंपल्सरी फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन XBRL फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। सुभाशीष, गरिमा, पंखुड़ी, ज्योति, साक्षी, उससे पहले भी काफी सारे बच्चों ने लिखा है, आई एम ग्लैड। यस, प्रियांशी, आयशा, नेहा, वेरी गुड। यस भूमि, परफेक्ट। अच्छा, फिर क्या बोला है, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। कौन कौन सी कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी। इवन दो ये इस लिमिट्स के बाहर जा रही हैं तो भी उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट XBRL फॉर्म में नहीं बनाना है, राइट। क्या बोला है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये जो कंपनी है इन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर XBRL। मतलब आपको XBRL में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना ही बनाने हैं, ना ही फाइलिंग करनी रहेगी। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर माय परिंदे, क्या मेरे परिंदों के दिमाग में चला गया है। सो अगर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। अ कंपनी engaged in banking sector whose paid up share capital is 10 crores and turnover is 150 crores। क्या इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL में बनाना है क्या? Is it required to prepare and file financial statement in XBRL mode? हाँ, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है पर समझ जाना। नो 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 नो, क्योंकि बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC आर exempted from filing the financial statements in XBRL mode even though they falls under the limit। Very good guys, very good। आई एम so proud of each one of you। आ जाओ, नजर उतार लेती हूँ तुम लोगों की, है ना। बहुत सही, बहुत प्यारे आंसर्स दे रहे हो।
और इसी तरह से पढ़ते रहे, इतना ही दिमाग लगा के पढ़ते रहे, वो दिन दूर नहीं है जब आप देखोगे कि आपके कंपनी लॉ में एग्जाम्पशन आ गया है, आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गए हो, ठीक है, वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसमें प्रोविजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सबीआरएल में ही है, ऐसी कोई कंपनी जिस पर एक्सबीआरएल एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है, एक बार उस कंपनी पर एक्सबीआरएल चिपक गया है, एक्सबीआरएल एप्लीकेबल हो गया है, तो अगले साल इवन दो वो लिमिट के अंदर नहीं आ रही है तो भी उसे एक्सबीआरएल पर ही फाइलिंग करनी होगी। समझा? फिर से समझाती हूँ। वंस एक्सबीआरएल, सिंपल लैंग्वेज में, वंस एक्सबीआरएल ऑलवेज एक्सबीआरएल। ऐसे एग्जाम में मत लिख कर आना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूं मैं, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी जिसने एक बार एक्सबीआरएल के अंडर फाइलिंग कर दी है, देन आने वाले हर साल में इट हैव टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एक्सबीआरएल मोड। इवन तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल अभी कम है, टर्नओवर कम है, तो भी उसे फाइलिंग कैसे करनी है? एक्सबीआरएल मोड में ही करनी है। और इस पर क्वेश्चन आया था अभी के एग्जाम में आपका, विच इज December 24, ठीक है, December 24 में आया था। द क्वेश्चन वॉज, एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेट्स अज्यूम 12 करोड़ है और टर्नओवर था 100 करोड़। इस कंपनी ने इस साल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दी एक्सबीआरएल मोड में, लेट्स अज्यूम कि वो 2020-21 की बात कर रहे हैं। अभी 2021-22 में उसका पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 2 करोड़ है और उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ है। क्या अब भी उसे एक्सबीआरएल मोड में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है? क्या कम है ना ये सब चीजें, तो पेड अप शेयर कैपिटल भी कम है, टर्नओवर भी कम है, तो क्या अब भी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्म में फाइल करना है? यस यस एंड अ बिग यस, क्योंकि एक बार एक्सबीआरएल फाइल कर दिया, एक्सबीआरएल चिपक गया है। व्हेंस एक्सबीआरएल ऑलवेज ऑलवेज एक्सबीआरएल। ठीक छे, दिमाग में चला गया है? हाँ, नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं हम लोग, दैट इज सेक्शन नंबर 130 एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सा सेक्शन। यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सेक्शन लिखो जरा फटाफट, इस चैप्टर के सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन लिखो 130 विच इज रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इफ ऑर्डर्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। क्या बोला है? अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया कि अरे वो कंपनी सुनो सुनो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करो, तो हमें अकाउंट्स को ओपन करना रहेगा। जनरल रूल है कि एक बार पकड़ा गया तो अब फंसे गए। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशी। चलो अभी इधर देखो जरा, क्या बोल रही थी मैं, तुम्हारे चैट्स आते से मेरा दिमाग उधर चला गया। अभी इधर फोकस कर लेते हैं गाइस। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इफ ऑर्डर्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सेक्शन 130 के अंदर बोला गया है कि कंपनी जनरली अपने बुक्स को ओपन नहीं कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है, तो उसे अपने बुक्स को ओपन करना पड़ेगा। ऐसा कब होगा आखिरकार? कोर्ट और ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर देंगे? जब उन्हें लगेगा दाल में कुछ तो काला है, या फिर पता चला पूरी की पूरी दाल काली है। तो जैसे सीआईडी में बोलते थे दया दरवाजा तोड़ो, यहाँ पर आपको कोर्ट और ट्रिब्यूनल बोलेंगे अरे वो कंपनी अकाउंट्स खोलो। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? जब आपका कोर्ट या एनसीएलटी बोलता है। आखिरकार कोर्ट और एनसीएलटी भी कब बोलेगा? तो समझना, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी या कोई भी आरओसी ने एप्लीकेशन दी है। किसको एप्लीकेशन दी? कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल मतलब क्या है? एनसीएलटी। इन्हें एप्लीकेशन दी है कि हमें लगता है कि ये जो कंपनी है ना, इसके अकाउंट्स में फ्रॉड्यूलेंट मैनर में प्रिपेयर हुए हैं या फिर अकाउंट्स मिसमैनेज हुए हैं, सो दे आर गोइंग टू सेंड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल को लगता है हाँ जी बात तो सही है, फिर वो ऑर्डर देगा कंपनी को और बोलेगा अरे ओ कंपनी, लगता है बड़ी चालाक हो तुम, अपने बुक्स को खोलो। ठीक है, सो एक बार ये पढ़ो जरा।
कब कब रीओपन करने के लिए बोलेगा, ग्राउंड्स क्या है, ऐसे ही तो नहीं बोलेगा। सो इफ एट ऑल उन्हें लगता है कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं फ्रॉड्यूलेंट मैनर में, गलत तरीके से प्रिपेयर हुए हैं, या फिर कंपनी के जो अफेयर्स थे उसे मिसमैनेज किया गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट हो रहा है। व्हाट इज रिलायबिलिटी पे डाउट हो रहा है, मतलब उसकी ट्रुथ एंड फेयरनेस पे हमें डाउट हो रहा है कि ये जो दिखा रहे हैं सच तो दिखा रहा है, सच नहीं दिखा रहा है। सो वी हैव अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी, हम उस पर रिलाय नहीं कर पा रहे। आपको किस पे डाउट है, ट्रुथ एंड फेयरनेस पर डाउट है। इन दोनों केसेस में क्या होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या आरओसी या सेबी, दे आर गोइंग टू सेंड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल आगे फिर कंपनी को ऑर्डर कर देगा, अरे कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन करो। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आखिरकार पिछले कितने सालों के रीओपन हो सकते हैं, ओनली पास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर की। और इसका आंसर कौन देगा, सिर्फ 8 फाइनेंशियल ईयर के क्यों ओपन करने, मतलब 8 से ज्यादा के क्यों नहीं। सो बोला गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको रीओपन करना है पास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर के। क्यों ऐसा, क्यों पास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर के? इसका आंसर सही दे दिया तो मैं समझ जाऊंगी, दिल और दिमाग दोनों यही है हमारा। वाई ओनली 8 फाइनेंशियल ईयर्स, मुझे वो जानना है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, एकदम सही है, लेकिन क्यों पिछले 8 साल के ही रीओपन करने? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स तो वो उसे एक्सटेंड कर सकती पीरियड को, लेकिन क्यों पिछले 8 साल के? परफेक्ट आंसर गौरव बोल रहा है मैम, बिकॉज प्रिजर्व भी पिछले 8 साल के करने थे। यस प्राची, एकदम सही। स्टोर नहीं बोलते, उसे प्रिजर्व बोलते हैं, हमें हमारी लैंग्वेज पर भी ध्यान रखना है, ठीक है प्राची? यस नेहा, सुभाशीष, गरिमा, पंखुड़ी, परफेक्ट। प्रिजर्व बोलेंगे ना, सेव बोलेंगे ना, स्टोर बोलेंगे, है ना बेटा? इन लैंग्वेज का, इन वर्ड्स का ध्यान रखना, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिजर्व फॉर द पास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर, इसलिए पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर के हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, जो भी अकाउंट्स में फिर रिविजन होगा, रिविजन मतलब उसे रिवाइज करके सही किया जाएगा, जो भी रिकास्ट होगा उसे हम फाइनल मान लेंगे। क्या ये समझा? Read it out first. Company cannot reopen its books of accounts and shall not recast its financial statement unless, जब तक कि एक ऑर्डर ना आ जाए कोर्ट से और एनसीएलटी से। और उनसे ऑर्डर क्यों आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन भेजी सीजी ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, सेबी ने, रेगुलेटरी बॉडी ने या कॉम्पिटेंट कोर्ट। और वो क्यों एप्लीकेशन भेजेंगे, 2 ग्राउंड से। यहाँ पर उन्हें लगता है फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बना या मिसमैनेज हुआ है, जो कि रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट करता है। कितने साल के फाइनेंशियल ईयर्स, कितने साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप रीओपन कर सकते हो, पिछले कितने साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कर सकते हो? 8 ईयर्स के लिए। जो भी अकाउंट्स को आपने रिवाइज किया है, रिकास्ट किया है, उसे हम फाइनल मानेंगे। क्या 130 दिमाग में गया? पूरा का पूरा दिमाग में चला गया? कम, अगर कोई कंपनी बनी 4 साल के लिए मान लो, तो बस उसके लास्ट 4 ईयर्स के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रीओपन हो जाएंगे ना गौरव, अगर वो एग्जिस्टेंस में ही 4 ईयर्स के लिए है। सेक्शन सीरियली इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें लिंक देखना पड़ता है बेटा, कौन सा टॉपिक किससे लिंक है ना, इसलिए नहीं होता है। उसमें 136 पहले लिंक था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इसलिए वो पहले करवाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन सेक्शन नंबर के हिसाब से सीरियली तो नहीं पूछे जाएंगे ना, सोल एडिट्स, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी सेक्शन से, राइट? अरे वाह, वेरी गुड प्रियांशी, छप गया दिमाग में। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 131। सो सेक्शन 130 था रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर किसने ऑर्डर किया है, कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने। ये 131 की हेडिंग क्या बोल रही है, वॉलंटरी रिवीजन। हम वॉलंटरी अपनी इच्छा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, सेक्शन 131 लिखो, वॉलंटरी रिवीजन। वॉलंटरी मतलब हम हमारी इच्छा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट में चेंज करना चाहते हैं। हमारी इच्छा से मतलब क्या, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो सोचा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर लेते, ऐसा क्या? नहीं,
नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि यार हमने लास्ट टाइम कुछ गलत कर दिया था, कुछ गलती से कुछ गलत चीज डाल दी थी, अभी आपको उसको रिवाइज करना है, आप ऐसा कर सकते हो, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिवाइज कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बोर्ड रिपोर्ट को, लेकिन लेकिन कब कर सकते हैं, आपको उसके लिए भी ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप खुद से नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की अप्रूवल ले ली, ट्रिब्यूनल कब अप्रूवल देगा, सॉरी, अगर उसे लगता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सेक्शन 129 को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट। सेक्शन 129 को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं बने। 129 सेक्शन किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, और बोर्ड रिपोर्ट के सेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा लगता है ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कंपनी को कि ठीक है तुम क्या करो, यहाँ पर वॉलेंट्री रिवाइज कर दो। पर आप पिछले 3 साल के ही वॉलेंट्री रिवाइज कर सकते हो। जब सेक्शन 130 हमने पढ़ा तो उसमें आप पिछले 8 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कर सकते हो, बट यहाँ पर आप वॉलेंट्री रिवाइज करना चाहते हो, इन दैट केस आप पिछले 3 साल के ही कर सकते हो, थी पास्ट ईयर। ट्रिब्यूनल क्या करेगा बेटा, ट्रिब्यूनल नोटिस देने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी, और साथ साथ बताएगा कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर रही है, आपके कोई रिप्रेजेंटेशंस है तो बता दो। फाइनली जो भी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, बोर्ड रिपोर्ट होगा, वो आप फाइल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है साल में बार बार रिवाइज कर सकती हूँ क्या, मैं एक फाइनेंशियल ईयर में 3 बार रिवाइज कर रही हूँ, क्या ये चलेगा, क्या नहीं चलेगा। सो आप मोर देन वंस रिवाइज नहीं कर सकते हो, इट मीन्स कैन आई से साल में सिर्फ एक बार ही रिविजन हो सकता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी रिवाइज्ड वंस इन अ ईयर ओनली, साल में सिर्फ एक बार ही रिवाइज होगा, ठीक है। डिटेल्ड रीजंस जो है रिवीजन के वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सी बेटा, बोर्ड रिपोर्ट भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक तरह का कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द शेयर होल्डर्स। तो अभी बिकॉज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज किया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज किया है, इन दैट केस शेयर होल्डर्स पूछना चाहेंगे क्यों, सो उसका डिटेल्ड रीजन जो है रिविजन का आपको बोर्ड रिपोर्ट में एक्सप्लेन करना रहेगा। जस्ट रीड इट आउट वंस, एक बार रीड करो। परफेक्ट भूमि, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं गौरव, उसकी फाइलिंग फिर से होती है जिसे हम रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ जी, सेक्शन 131 दिया है दिमाग में। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, बट दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल दो चीजें देखेगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग नहीं बना, बोर्ड रिपोर्ट डज नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 134, इन दैट केस वो बोलेगा ओके आप रिवाइज कर सकते हो, पिछले 3 साल का ही रिवाइज कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल सबको बताएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस देगा कि ये रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन है तो बता दो। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुआ दैट विल बी फाइनल, पर आप साल में सिर्फ एक बार ही रिवाइज यहाँ पर कर सकते हो। द डिटेल्ड रीजन कि आपने क्यों रिविजन किया है, यू हैव टू टेल एंड स्पेसिफाई इन द बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। उज्जवल कुमार, यहाँ पर इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है और आप मुझसे पूछ रहे हो मैम काली एक्टिवा सॉन्ग सुने हो, नहीं बेटा नहीं सुना है, इधर ध्यान दे दो, सुनने का टाइम ही नहीं मिलता है मुझे कुछ। तुम मेरी सुन लो अभी प्लीज, ठीक है, मेरी सुन लो, तुम भी फेमस हो जाओगे। सॉन्ग तो फेमस हो गया, मेरी सुन लो अभी। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, विच इज कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ आरओसी। सेक्शन 137 मॉड्यूल में आपको हेडिंग दिखने वाली है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ आरओसी के नाम से, ठीक है। सेक्शन क्या है 137 लिखो, 136 क्या था, राइट टू गेट द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। ठीक है बेटा,
और इजी लैंग्वेज के लिए मैंने यहाँ टॉपिक बताया कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कंप्लाइंसेस है यहाँ पर आपके, चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो चाहे आप पब्लिक कंपनी हो, आपको क्या करना है। सी हमें पता चल गया दो चीजें, यहाँ पर ध्यान चाहिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे हर एक बच्चे का। ओ मेरे परिंदो, हंस लिया, अब इधर फोकस करो। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, राइट। ओके, अप्रूव करने के बाद वो साइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें समझ आ गया। उसके बाद आफ्टर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइन होती हैं, परफेक्ट। और आफ्टर दैट आप क्या करते हो, 21 डेज पहले क्या करते हो, 21 डेज बिफोर द AGM सभी को सेंड करते हो, सेंड कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर 136 टू बी मोर प्रिसाइज, राइट। और फिर हम एजीएम में क्या करते हैं, फाइनली जब एजीएम है हम एजीएम में ले डाउन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रोसेस समझ आ रहा है, एकदम प्रॉपर फ्लो में जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया, फिर साइन किया प्रॉपर अथॉरिटी ने, एजीएम से एटलीस्ट 21 डेज पहले सबको भेजा, एजीएम में ले डाउन किया है। यहाँ तक क्लियर है। एजीएम में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, प्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है फाइलिंग किसके पास जाएगी, अभी तक कौन पूरी पिक्चर में नहीं आया, ROC। तो कब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको ROC के पास फाइल करना होता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन सेक्शन नंबर 137, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हुई हो चाहे ना हुई हो, आपको ROC के पास फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर। कहाँ से 30 डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द ROC। फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, AOC 4, कौन सा फॉर्म है यहाँ पर हमारा, AOC 4 में फाइल करना रहेगा, ठीक है। AGM हुई है, वहां से 30 डेज के अंदर फाइल करो ROC के पास सॉरी, ROC के पास फाइल करोगे इन फॉर्म AOC 4। मान लो आपकी कंपनी में AGM ही नहीं हुई है, कंपनी ने AGM ही नहीं करी, तो अब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास फाइल नहीं करना है क्या, क्या कंपनी बच जाएगी क्या, नहीं। सो इफ एट ऑल अगर AGM नहीं हुई है कंपनी में, अगर कंपनी में AGM नहीं हुई है, तो जो भी लास्ट डेट होती है AGM करने की, लास्ट डेट ऑफ AGM, जो लास्ट डेट होती है AGM करने की, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल इट विथ ROC। फिर आपको ROC के साथ फाइल करना है, साथ ही साथ यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजंस कि क्यों यहाँ पर AGM नहीं हुई, प्लस स्पेसिफाई द डिटेल्ड रीजन फॉर नॉट होल्डिंग AGM। अच्छा, AGM कब तक हो जानी चाहिए, जो AGM का प्रोविजन है, इट इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 6 months क्या है बताओ जरा प्रोविजन बोलता है AGM हो जानी चाहिए 6 months तक, मतलब ड्यू डेट क्या है, 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को, मतलब आपका जो डेट आएगा इट विल ऑलवेज बी 30 सितंबर। 30 सितंबर तक AGM हो जानी चाहिए। नहीं हुई, हमारी कंपनी में AGM ही नहीं हुई, सो इफ इट इन केस अगर आपकी कंपनी में AGM नहीं हुई, जब तक AGM हो जानी चाहिए वहां से 30 डेज में फाइल करो, मतलब 30 सितंबर से 30 डेज में आपको ROC के पास फाइल करना रहेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चाहे AGM हो चाहे AGM ना हो, ROC को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर चाहिए। फॉर्म क्या है, फॉर्म AOC 4 है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ये AOC 4 CFS क्या है, तो इट इज नथिंग बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी कंसोलिडेटेड फाइल कर रही है तो ये उसका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कोई कंपनी XBRL फॉर्म में कर रही है तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, AOC 4 XBRL, ठीक है। आप सिर्फ AOC 4 ध्यान रखोगे। अच्छा, OPC के लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इन केस ऑफ OPC को कब तक फाइल करना है,
इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, क्या किसी को याद है क्या? वन पर्सन कंपनी, फाइल करो, फाइल फाइनेंशियल, फाइल कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइल तो इधर भी करना आरओसी को, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी कितने दिनों के अंदर अंदर? विद इन 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बाकी के लिए क्या है, एजीएम हुआ है वहां से 30 days में, राइट और यहाँ पर अगर ओपीसी है तो 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वेरी गुड, ऑसम, नहीं भूले ना ये चीज तो। ओके, फाइनली वी आर ऑन टू नफरा, अरे नफरत नहीं बाबा, नफरा। ये क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये क्या बोलता है? ये एक अथॉरिटी है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जाने चाहिए, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको बतानी है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो प्रोफेशनल्स है, यानी कि सीए है, कंपनी सेक्रेटरीज है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उन्हें भी ओवरसी करती है और देखती है कि ये प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज सही से दे रहे हैं ना। मान लो कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, वो अपनी सर्विसेज सही से नहीं दे रहा है, राइट, वो अपनी सर्विसेज एकदम सही से नहीं दे रहा है, तो ये अथॉरिटी के पास पावर है, उसे मॉनिटर कर सकती है, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है। तो नफरा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसे शॉर्ट में बोला जाता है NFRA। और इस लेक्चर के लिए मैं इसे बोलने वाली हूँ नफरा। नफरा क्या करती है? ये रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और बताती है कि क्या अकाउंटिंग या ऑडिटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, रिकमेंड करती है। ओवरसी करती है कि ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, सीए, सीएस, सीएमए, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैसी है, क्या ये सर्विसेज सही तो दे रहे हैं ना, तो ओवरसी करती है। एंड लास्टली मॉनिटर करती है कि आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हो ना, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है क्या उसे कंप्लाई कर रहे हो। तो 3 काम होते हैं, क्या 3 फंक्शंस होते हैं, कैसे याद करोगे? रॉम से याद करोगे। आर से रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज। ओ से ओवरसी करती है क्वालिटी, किसकी क्वालिटी? प्रोफेशनल्स की सर्विसेज की क्वालिटी। एंड एम से मॉनिटर करती है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस। ठीक है, अच्छा नफरा के अंदर कौन होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लो। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, इन चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये पर्सन ऐसा होता है जिसको बहुत एक्सपर्टीज रहता है और टोटल मेंबर्स होंगे लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होंगे। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक बार रीड करना है, आपके दिमाग में चला जाएगा ये चीजें। अच्छा, एक चीज भूली गई है, जो चेयरपर्सन है इधर नफरा में, जो मेंबर्स है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, विच मींस रिलेटेड नहीं होने चाहिए। क्या बोला है? वीनो के नफरा के अंदर चेयरपर्सन है, नफरा के अंदर मेंबर है, ये चेयरपर्सन, ये मेंबर किसी भी ऑडिट फर्म के साथ रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अच्छा, जब तुम्हें अपॉइंट किया जा रहा है नफरा के अंदर, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट या पिछले 2 सालों में, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर 2 years आफ्टर सीजिंग टू बी होल्ड सच अपॉइंटमेंट, 2 सालों तक, ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम, एंड 2 years तक आपका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। किससे रिलेशन नहीं होना चाहिए? कोई भी ऑडिट फर्म से। क्या कोई मुझे रीजन बताना चाहेगा वाई, क्यों रिलेशन नहीं होना चाहिए ऑडिट फर्म से? क्योंकि वरना आप बायस्ड हो जाओगे, आप पार्शियल हो जाओगे। अगर आपका किसी ऑडिट फर्म से रिलेशन होगा तो मान लो मैं, मेरी फ्रेंड जो है उसी का प्रोफेशनल सर्विसेज को ओवरसी कर रही हूँ, पर वो तो मेरी फ्रेंड है, मेरा तो उससे रिलेशन है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी बायस, थोड़ी सी पर्सनल हो जाऊंगी। एंड दैट इज वाई बोला गया कि नफरा में जो भी चेयरपर्सन है, जो भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में मेंबर्स है, उनका कोई भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर 2 years जब से उन्होंने अपॉइंटमेंट छोड़ा है। ठीक है,
अच्छा, ये नफरा के बारे में देख लो जरा, इसकी पावर्स क्या है। नफरा का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में नफरा का हेड ऑफिस है हमारा। नफरा के पास पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो खुद से सुओ मोटो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो नफरा हैज द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ नफरा में वो सारी पावर्स है जो भी सिविल कोर्ट में होती हैं। अच्छा, जीआईजीएल अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा होगा, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, डिस्कवरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ये सारी चीजें, ये पावर्स नफरा के पास भी होती है। अच्छा, ये भी आखिरकार है, है तो अथॉरिटी, इसको ऑडिट कौन करता है? तो नफरा की ऑडिट करता है सीएजी, हु इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी एक तरह का ऑडिटर है, ये नफरा की ऑडिट करता है। और रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करने वाला है। अगर कोई भी प्रोफेशनल या फिर दूसरा मिसकंडक्ट हुआ है तो नफरा हैज द पावर, वो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी। मैंने तुम्हें बताया ना, नफरा के पास पावर है, वो पेनल्टी लगा सकता है 1 लाख की, मैक्सिमम 5 लाख की। साथ ही साथ किसी भी मेंबर को डीबार कर सकता है और बोलेगा कि अब तुम ऑडिटर नहीं बन सकते, तुम तुम्हारी सर्विसेज सही से नहीं दे रहे थे, तो उसे डीबार कर देगा, उसे निकाल देगा, उसे दफा कर देगा फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, इट्स ओके इट्स ओके। एक बार रीड करना जो मॉड्यूल में पावर से, सिर्फ रीड करना, जो भी अच्छी लगे 3 4 वो अपने पास रख देना, वो लिख देना इस नोट्स में। एनी डाउट टिल नाउ? चांदनी गुप्ता, इसका डिटेल में चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको समझ आएगा क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट के बारे में डिटेल में चैप्टर है, तो हम उसमें समझेंगे, है ना। यस रश्मि, रिवाइज मतलब चेंज करना नहीं। सोल एडिट्स एक एक्सबीआरएल होता है और एक नॉर्मल फाइलिंग होती है। टफ तो बिल्कुल नहीं है प्रिया, प्लीज बेटा इस डाउट सेक्शन में सिर्फ डाउट पूछो तो अच्छा रहेगा, है ना। नफरा नफरा निकालेगा। रश्मि ठाकुर, एक बार प्लीज उसे बैक करके देखो, दोनों को बनाना है सोल एडिट्स। जमशेद, ये जो पेनल्टी है वो इंडिविजुअल पे लगेगी, इंडिविजुअल को डीबार किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि कंपनी के खुद के हाथ पैर तो होते नहीं है, तो गलत पीछे कोई ना कोई उसके पर्सन ही है। गौरव, नफरा, नफरा के पास पावर है, उस ऑडिटर को डीबार कर सकता है, निकाल सकता है, राइट। ओके गाइस, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हो चुका है खत्म। आई होप आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा एंड काफी ज्यादा नई चीजें आपने सीखी होगी। सो आर यू गेट सेट रेडी फॉर द तूफानी रिविजन? फटाफट बताओ। अगर ये तूफानी रिवीजन मिस कर दिया तो मतलब सब कुछ मिस कर दिया, ठीक है। सी गाइस, समझ लो मेरी बात को, कोई भी इतना एफर्ट्स नहीं लेता है कि आपको जब क्लास स्टार्ट होती है तो रिकैप में मैं आपको लास्ट क्लास का रिवाइज कराती हूँ, क्लास एंड होती है तो पूरे लेक्चर में जो पढ़ा वो मैं आपको लास्ट में तूफानी रिवीजन कराती हूँ। मेरे लिए तो ईजी होगा ना, मैं तो बोल दूंगी कि बस खत्म हो गया, पढ़ा लिया मैंने, ओके बाय बाय टाटा। लेकिन मैं क्यों करवा रही हूँ ऐसा? बिकॉज आपके लिए करवा रही हूँ। तो आप इस चीज को समझो, जो चीज आपकी बेनिफिट के लिए है तो उसका यूज लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चले जाना है, बिकॉज आपको ही लॉस होगा उस चीज से। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज प्रोवाइड करी जा रही है, अगर कोई फैकल्टी आपके लिए इतना एफर्ट्स ले रही है, मैं 2 घंटे से कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, 2 घंटे और बोलना है, ठीक है। मेरे लिए तो अच्छा है, मैं बंद कर दूँ ना, बट आई एम डूइंग इट टोटली एंड टोटली फॉर यू। सो तूफानी रिवीजन तूफान तरीके से होता है, तूफानी रिवीजन स्पीड में ही होता है निशांत, है ना बेटा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं जो हमने 2 घंटे में किया है। सो आई वुड इंसिस्ट यू कि आप एटलीस्ट अगर मेरे साथ बोल ना सके तो सुने तो सही, रिकॉल करने की तो कोशिश करो, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स प्लीज, आई होप कि आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे। सो लेट्स स्टार्ट।
वी हैव स्टार्टेड विथ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज, कौन सा था, 13 बताते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आएगा मासी, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ए से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एस से सेल्स एंड परचेजेस, आई से आइटम्स ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गवर्न करता है सेक्शन 128 जो बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू, अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कहाँ रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो कोई और जगह रख सकते हैं अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन 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 उन्हें आरओसी को बताना है कौन से फॉर्म में, एओसी 5 में बताना है, 7 डेज के अंदर अंदर बताना रहेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, एमडी, डब्ल्यूटीडी, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ या एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना है, 8 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करना है। अगर कंपनी कम पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में थी तो वो हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे इंक्रीज कर सकता है प्रिजर्वेशन का पीरियड। आजकल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रिजर्व कर सकते हो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल हो, क्लियर होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। आपको एनुअल बेसिस पर बताना पड़ेगा आरओसी को कि सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, क्लाउड पर है तो जो भी एड्रेस है सर्विस प्रोवाइडर ने बताया है वो बता दो। देन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन डेफिनेशन का 2 क्लॉज 40 एफ, ठीक है। 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी, बैलेंस शीट, P&L, अगर नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनी चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 129। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। कब पता चलेगा, जब शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाए। कौन सी कंपनी को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनाना, बिग बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी को नहीं बनाना है, उन्हें अपने स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर बनाना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में ले डाउन करना है। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि जो कंपनीज है उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मतलब अपना होल्डिंग का, सब्सिडियरी और एसोसिएट का भी बनाना है। पर मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वी हैव सीन, अगर आप शेड्यूल 3 को फॉलो कर रहे हो, अगर आप सब्सिडरी हो, बाकी मेंबर्स की कंसेंट ले ली है तो नहीं बनाने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर लिस्टेड नहीं हो, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो नहीं बनाने की ज़रूरत है आपको। और अगर आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने फाइल कर दिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको नहीं बनाना है। सेक्शन 129A हमने देखा पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को बोल देगी कि आपको यहाँ पर किस पीरियड के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना रहेगा। हालांकि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया बाकी 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल इट टू आरओसी। आफ्टर दैट हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग XBRL मोड में भी होती है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। कौन सी कंपनीज को ध्यान रखना है, जो लिस्टेड है, जिसकी सब्सिडरीज भी लिस्टेड है इंडिया में, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी कंपनी जो इन डीएस फॉलो करी उन्हें XBRL बनाना है। इफ यू आर वंस अंडर XBRL, एक बार XBRL में आ गए तो हमेशा XBRL में ही रहने वाले हो आप, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दे आर एग्जेम्प्टेड, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है XBRL मोड में। सेक्शन हमने देखा 136 विच इज राइट टू गेट द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर एक पर्सन के पास, मेंबर के पास राइट है एटलीस्ट 21 डेज पहले उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी यहाँ पर मिल जानी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी तो 14 डेज पहले मिल जानी चाहिए। क्या चीज़ बोली थी यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप डीमेट अकाउंट होल्डर हो, इन दिस केस आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। अगर आप फिजिकल अकाउंट होल्डर हो बट आपने राइटिंग में कंसेंट दे दी है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएगा, अदरवाइज आपको फुल फिजिकल फॉर्म में हम देंगे। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के लिए सबको भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 21 डेज पहले वो इंस्पेक्शन के लिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख देगी यहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, आप उसे इंस्पेक्ट यहाँ से कर सकते हो। और स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स वो हर एक मेंबर को भेज देगी एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा सेक्शन नंबर 137 विच इज कॉपीज, जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आरओसी के पास फाइल करनी रहेगी। अच्छा, कब आरओसी के पास फाइल करनी रहेगी आपको, AOC 4 फॉर्म में। जैसे ही एजीएम हुई है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर, एजीएम हुई है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी। अगर एजीएम नहीं हुई है, जो भी ड्यू डेट ऑफ एजीएम थी वहां से 30 डेज के अंदर फाइल करनी। साथ ही में बताना द रीजंस, क्या रीजन थे क्यों आपने एजीएम
नहीं करी है। ओपीसी है तो 180 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्नेचर वाला पॉइंट मुझे बता दो, कौन साइन करता है? चेयरपर्सन इफ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड और 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी। साथ ही में सीईओ, सीएफओ और सीएस, ये लोग साइन करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, देन हमारा कोई भी ऐसा पर्सन हु इज ऑथोराइज बाय बोर्ड, या फिर इनके एब्सेंस में ऑल द अदर डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। लास्टली हमने नफरा देखा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। नफरा के पास पावर्स क्या है? रोम वाली पावर्स है, रिकमेंड करता है अकाउंटिंग पॉलिसी, ओवरसी करता है सर्विसेज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल, और यहाँ पर वो मॉनिटर करता है कि कैसा काम आप कर रहे हो। अच्छा, नफरा के अंदर नफरा के पास पावर है, वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है, किसी भी मेंबर को डीबार कर सकता है अगर आप कॉन्ट्रावेंशन यहाँ पर कर रहे हो। नफरा के पास पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब एक बच्चा पूछ रहा था, सुओ मोटो होता है ऑन इट्स ओन, आप खुद से अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो खुद से, दैट इज सुओ मोटो। या फिर आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पर भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। सुओ मोटो मतलब होता है ऑन इट्स ओन यहाँ पर। अच्छा, नफरा का हेड ऑफिस हमारे दिल्ली में है। चेयरपर्सन होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करेगा, मैक्सिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक मेंबर में अपना एक्सपर्टीज होता है, उसका कोई भी रिलेशन एसोसिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी ऑडिट फर्म से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट और 2 साल तक। स्वाहा, खत्म हुआ आपका आज का लेक्चर। सो आई होप बच्चा लोग कि आप यहाँ पर सिर्फ प्रोविजन ही नहीं बल्कि सेक्शन नंबर भी रिकॉल कर पाए हो। क्या मजा आ गया? आग लगा दी क्या? यस अमृता, क्या हमने आग लगा दी? मजा आ चुका है? यस, पेनल्टी अगर आपको याद है डेफिनेटली यू कैन राइट। सो गाइस, आई होप इट वॉज अ फन लेक्चर। इट वॉज दैट लेक्चर जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके दिमाग में, एंड नॉट ओनली दैट बट यू विल रिवाइज टुडे ओनली एंड यू विल सॉल्व द डीपीपी हियर। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस यस चांदनी, हमने क्वेश्चन भी किया ना बेटा इसका, रील्स और व्हील्स वाला, वही चीज़ है। अगर आपने शेड्यूल 3 की कंडीशंस फॉलो करी है तो नहीं बनानी, वहां पे क्वेश्चन में होगा। यस पीयूष, लिखना है बेटा। थैंक यू सो मच एलन मस्क। टेस्ट सीरीज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अमृता। ठीक है, ओके फाइनली गाइस दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इट्स टाइम टू से गुड बाय, और SBIL के लेक्चर में जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए खूब 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 अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।